जय हिंद दोस्तों। पिछली कुछ क्लासेस में हमने पॉलिटी के जिन महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किया है, आइए सबसे पहले उसको समराइज करते हैं, फिर आगे की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो भाई, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे संविधान के जो सारे भाग हैं, संविधान के जो सारे पार्ट हैं, हम लोग उसको क्रम से यहाँ पर याद करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से समराइज कराता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। संविधान की अगर मैं भाग वन की बात करूं, संविधान का जो पार्ट वन है अगर मैं उसकी बात करूं, तो ये बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के संदर्भ में संविधान के भाग एक के अंतर्गत कुछ प्रावधान दिए गए हैं। यहां पर कौन से आर्टिकल शामिल होते हैं? तो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4 तक ये आपके संविधान के पार्ट वन में आता है। इसी प्रकार से देखो भाई, संविधान का भाग दो क्या कहता है? वो कहता है सिटीजनशिप, नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान करता है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक होता है। भाग तीन जो फंडामेंटल राइट को बताता है, वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक होता है। संविधान का भाग चार जो कि डीपीएसपी को बताता है, नीति निर्देशक तत्वों को बताता है, ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक होता है। और यहीं पर मैंने आपको बताया था कि देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी होता है, तो यहां पर एक अमेंडमेंट किया जाता है और संविधान का भाग 4A इसको यहां पर हम लोग नए तौर पर ऐड करते हैं। याद करो 1976 का वो दौर, स्वर्ण सिंह कमेटी जिसको हमने डिस्कस किया था, इसी के अंतर्गत हम मौलिक कर्तव्यों को, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसको यहां पर शामिल किया जाता है और आर्टिकल 51A यहां पर ऐड किया जाता है। अब देखो भाई, पिछली कुछ क्लासेस से हम लोग संविधान का जो भाग 5 है, जो पार्ट 5 है, उसको यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। संविधान का भाग 5 क्या कहता है? वो कहता है यूनियन की बात करता है, संघ की बात करता है। और इसी के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि ये जो पूरा भाग 5 है, अगर आप इस पूरे भाग 5 के आर्टिकल्स को देखोगे, तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होकर के आर्टिकल 151 तक ही आप लोग का जाता है। लगभग 100 आर्टिकल्स यहां पर आप लोग को लाइन से देखने को मिलता है, जो कि संविधान के भाग 5 के बारे में है। इसके अंतर्गत हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि देखो भाई, जो संघ सरकार होगी, जो संघ का पूरा सिस्टम होगा, उसमें बहुत सारे बॉडीज होंगी, बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पर आते हैं। जैसे कि एक चैप्टर आता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सिक्यूटिव, मतलब आपकी जो यहाँ की कार्यपालिका है, एक वो आती है जो एक्सिक्यूटिव बॉडी होता है। उसी बॉडी के अंतर्गत आप यहाँ पर देखो तो आपका प्रेसिडेंट शामिल होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट शामिल होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शामिल होते हैं और प्राइम मिनिस्टर शामिल होते हैं। ये इन सबके संदर्भ में जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 52 से लेकर के 78 तक का। मतलब संविधान के भाग 5 में जो सबसे पहला चैप्टर दिया गया है, वो एक्सिक्यूटिव बॉडीज के संदर्भ में है, वो कार्यपालिका के संदर्भ में है। कार्यपालिका में आपके प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब यहां पर शामिल होते हैं आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 के मध्य में। इसके बाद आप यहां पर देखो भाई, यहीं पर अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट के संदर्भ में कुछ प्रावधान। ठीक है, हमने संसद के संदर्भ में कुछ चीजें डिस्कस किया था कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं, और इसके संदर्भ में जो प्रावधान दिया गया है, वो आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 के मध्य में दिया गया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो संसद की जो लेजिस्लेटिव पावर होती है, जो विधायी शक्तियां होती है, जो विधायी प्रोविजन होता है, वो आपका शामिल होता है आर्टिकल नंबर 123 के संदर्भ में, जो कि अध्यादेश जारी करना सकती थी, जो कि ऑर्डिनेंस जारी करने का जो पावर था, उसकी बात यहां पर की जाती है। इसके बाद अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो न्याय की व्यवस्था आती है। ठीक है, इसके संदर्भ में हमने डिस्कस किया था कि सबसे एपेक्स बॉडी जो हमारे यहाँ पर कोर्ट की है, वो है सुप्रीम कोर्ट, और इसके संदर्भ में आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के 147 तक के बीच में प्रावधान यहाँ पर मेंशन किया गया है। और सबसे लास्ट में इसी टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कैग। ठीक है, और कैग के संदर्भ में आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक का पूरा कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है। ये चीजें हैं दोस्तों आप लोगों के संविधान के भाग 5 के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? संविधान के पार्ट 5 के संदर्भ में ये सारी बातें हमने डिस्कस की है। याद आ रहा है चीजें? देखो मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूं, एक बार जल्दी से रिकॉल करना, तब हम लोग संविधान के भाग 6 को स्टार्ट करेंगे और चीजों को फिर याद करते चलेंगे। केवल क्लासेस करने से कुछ नहीं होगा, क्लासेस के साथ साथ चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, क्लासेस के साथ साथ चीजों को बार बार याद करना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जाम में क्वेश्चन सही होता है। इतना इजीली एग्जाम में क्वेश्चन सही होता नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई, अब मैं आप लोगों को फिर से एक बार इन चीजों को रिवाइज करा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। संविधान का पार्ट 1, संविधान का भाग 1, वो क्या कहता है? वो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के मध्य में संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, इसके बारे में प्रावधान करता है। यहीं पर हमने डिस्कस किया था कि किसी राज्य का नाम कैसे बदला जाएगा, राज्य की सीमा कैसे परिवर्तित की जाएगी। और आर्टिकल 4 ये बताता है कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में जो अमेंडमेंट किया जाएगा, वो आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होता है। याद करो, ये सारे बिंदु हमने डिस्कस किया है।
ठीक है। संविधान का भाग 2 क्या कहता है? भाग 2 कहता है सिटीजनशिप, नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान करता है कि एक व्यक्ति कैसे नागरिक बन सकता है या फिर अपनी सिटीजनशिप कैसे खो सकता है। इसके संदर्भ में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक के मध्य में प्रोविजन दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से हर बार क्वेश्चन बनकर के आता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के मध्य में है। आर्टिकल 12 किस प्रकार से स्टेट को डिफाइन करता है, आर्टिकल 13 क्या चीज डिफाइन करता है, ये दोनों बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। इसके साथ ही साथ अब जब हम लोग डीपीएसपी पर गए थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 36 यहाँ पर क्या बताता है, और इसके अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक किस प्रकार से राज्यों के लिए, स्टेट के लिए, स्टेट से मेरा मतलब है सरकार के लिए, एक हमने नीति निर्देशक तत्व दिया हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद संविधान का भाग 4A आता है, जिसको 1976 में शामिल किया गया था, जो कि आपके मौलिक कर्तव्यों की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। और यहां पर कब अमेंडमेंट किया गया था, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी षोडश कमेटी के माध्यम से ऐड किया गया था, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो था अभी तक का, वो था संविधान का भाग 5, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के संदर्भ में, हमने इन सब के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन पिछली कुछ क्लासेस में डिस्कस किया है। आई होप कि वो पूरा टॉपिक आपको यहाँ पर याद होगा। मैंने आप लोगों को इसके पार्ट भी डिस्कस कर दिए कि देखो भाई एक्सिक्यूटिव पावर कहाँ से कहाँ तक है, पार्लियामेंट के संदर्भ में कहाँ से कहाँ तक चीज दी गई, लेजिस्लेटिव संदर्भ में कहाँ क्या चीजें दी गई हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में आर्टिकल 124 से 147 के बीच में चीजें दी गई हैं, और कैग जो कि 148 से 151 के मध्य में है। ये सारा पोर्शन यूनियन का आपका पार्ट होता है, संघ का पार्ट होता है, जो कि संविधान के भाग 5 में दिया गया है। ठीक है। अब आज की जो हमारी क्लास है, ध्यान दीजिएगा, आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले संविधान का भाग 6। ठीक है। संविधान का भाग 6 यहाँ पर स्टार्ट करने वाले, तो मैं भाग 6 के संदर्भ में भी आपको पहले एक बार संक्षिप्त विवरण दे देता हूं, फिर क्लास को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें। देखो भाई, क्योंकि सर आप बस क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हो लेकिन आपको सब कुछ समझा दे रहे हो, यही होता है, रिवीजन बहुत जरूरी है। देखो, अब अगर मैं संविधान के पार्ट 6 की बात करूं, संविधान के भाग 6 की बात करूं, तो ये बात करता है स्टेट की। इससे पहले वाला किसकी बात कर रहा था? बात कर रहा था यूनियन की, संघ की बात करता है। ये बात करता है राज्य की। और राज्य के संदर्भ में जो यहाँ पर आर्टिकल सारे दिए गए हैं, वो आर्टिकल आपके स्टार्ट होते हैं आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के 237 तक। याद करो, क्या याद करो भाई? जो यूनियन था, जो संविधान का भाग 5 था, वो कहां पर खत्म हो रहा था? आर्टिकल 151 पर खत्म हो रहा था। और जैसे ही वहां पे खत्म होता है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका स्टार्ट होता है संविधान के भाग 6 के संदर्भ में, जो कि आर्टिकल 152 है। ठीक है। तो पार्ट 6 जो है, जो कि स्टेट के संदर्भ में प्रोविजन दिया गया है, वो आर्टिकल 152 से स्टार्ट होकर के 237 के मध्य तक जाता है। यहां पर हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं भाई? देखो, यहां पर हम लोग सबसे जो पहला पोर्शन डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने यूनियन के संदर्भ में भी डिस्कस किया था, एक्सिक्यूटिव पावर। ठीक है। कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है, एक्सिक्यूटिव बॉडी जो है आपकी राज्य की, हम लोग सबसे पहले उसको यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर आपका आर्टिकल नंबर 153 से लेकर के 167 तक का कॉन्सेप्ट शामिल होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग राज्य की जो विधायिका है, जो लेजिस्लेटिव है, उसको यहां पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका आर्टिकल 168 से 212 के मध्य में आता है। ठीक है। तो ये दो पोर्शन हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्यपालिका, जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो कि आर्टिकल 153 से लेकर के 167 तक के अंतर्गत दी गई है। सबसे पहले हम लोग उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखो भाई, अगर मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में आपको चीजें बताऊं, अगर मैं कार्यपालिका के संदर्भ में आपको कुछ चीजें बताऊं, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें शामिल होती है। जैसे आपने देखा था कि सेंटर में क्या हो रहा था, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब चीजें वहां पर शामिल हो रही थी। इसी प्रकार यहाँ की एक्जीक्यूटिव बॉडी में क्या शामिल होता है? देखो, सबसे पहले शामिल होता है आप लोगों का राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? ये राज्यपाल वही व्यक्ति है जो कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख, एग्जीक्यूटिव जो प्रमुख होता है वो यही है। इसके साथ साथ ये राज्यपाल का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख भी है, संवैधानिक प्रमुख भी है। और इसी के साथ साथ ध्यान देना, ये जो राज्यपाल है ना, ये राज्यपाल दोहरी भूमिका में काम करता है। इसका डबल रोल है यहाँ पर। डबल रोल क्या है भाई? ये डबल एक्टिंग नहीं कर रहा है। डबल रोल से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक तो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव भी है स्टेट में, क्योंकि इसको केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्त कराती है, तो ये केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्य में। और इसके साथ ही साथ ये राज्य का भी कार्यकारी प्रमुख है, राज्य का भी संवैधानिक प्रमुख है। इसलिए जो गवर्नर का पोस्ट है, जो राज्यपाल का पोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। तो ये बात ध्यान देना आप लोग, ये क्या है? ये राज्य का कार्यकारी प्रमुख है, इसी को हम लोग संवैधानिक प्रमुख भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख भी कहते हैं। और इसके साथ साथ ये क्या है? ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है। ठीक है।
यहीं पर आती है इसकी दोहरी भूमिका के संदर्भ में कॉन्सेप्ट। तो स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो सबसे पहला पार्ट होगा वो होगा आप लोगों का गवर्नर। सेकेंड पार्ट यहाँ पर क्या होता है भाई, सेकेंड पार्ट यहाँ पर आप लोगों का होता है जिसको हम लोग कहते हैं चीफ मिनिस्टर या फिर मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री केवल मुख्यमंत्री शामिल नहीं होगा, मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ का जो मंत्री परिषद है वो भी यहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, तो राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री ये दोनों मिला करके राज्य की एक्सिक्यूटिव बॉडी का एक सेकंड पार्ट यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में जो प्रोविजन दिया गया वो आर्टिकल 164 में दिया गया। ये कहा जाता है कि जो राज्यपाल होगा वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ पर करता है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कौन शामिल होता है एक्सिक्यूटिव बॉडी में, उसको हम लोग कहते हैं महाधिवक्ता। ध्यान देना, जब मैं आप लोगों को अटॉर्नी जनरल का टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर भी समझाया था और यहाँ फिर से समझा दे रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ जो महाधिवक्ता होता है इसकी जो अंग्रेजी होती है वो होती है एडवोकेट जनरल। ध्यान रखना, वो होती है एडवोकेट जनरल। जब आपने यूनियन के संदर्भ में, संघ के संदर्भ में इस टॉपिक को पढ़ा था, हमने दो टॉपिक डिस्कस किया था। हमने कहा था कि देखो यार, एक होता है इसको हम लोग कहते हैं एजी। एजी क्या होता है, अटॉर्नी जनरल। ये केंद्र में आपका सबसे प्रमुख होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी के सहायता के लिए हम नियुक्ति करते हैं उसको हम कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, क्या कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल। इसका भी हिंदी महाधिवक्ता ही होता है, तो कंफ्यूजन नहीं कर रहा है। राज्य में जो महाधिवक्ता है उसका सिंपल सा मतलब है एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल, ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था इसलिए मैंने आप लोग को यहीं पर बता दिया। महाधिवक्ता के संदर्भ में जो यहाँ पर प्रोविजन किया गया है वो आर्टिकल 165 पे मेंशन है। आर्टिकल 165 पे मेंशन है। तो पहले तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जानो। अच्छा, अब समझो भाई, अब इसमें भी आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं संविधान के भाग 6 का। ध्यान देना, संविधान के भाग 6 का एक्सिक्यूटिव बॉडी जो है, जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका का जो सबसे पहला पार्ट है राज्यपाल, उसको यहां पर हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया ना। अभी तक की जो ये पूरी 10 मिनट की क्लास थी हमने सब कुछ समराइज कर दिया। मैंने आपको बता दिया कि अब आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने के वाले हैं, गवर्नर के पूरे टॉपिक को पढ़ने वाले, जो कि संविधान के भाग 6 के एक्सिक्यूटिव बॉडीज का पहला पार्ट यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, मैंने आपसे कहा कि राज्यपाल की पहली बात तो दोहरी भूमिका होती है। इसके साथ ही साथ अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक आर्टिकल मेंशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में इस बात को मेंशन किया गया है, ध्यान देना आप लोग, कि सामान्यतः प्रत्येक राज्य में उसका एक राज्यपाल होगा। ये बात यहाँ पर मेंशन, और इसी में धीरे से आगे क्या होता है, एक अमेंडमेंट कहता है 7वां संशोधन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये। जो 7वां संशोधन होता है ये होता है आपका 1956 में। ये वही दौर था जब आंध्र प्रदेश का निर्माण हो रहा था, उसी टाइम पे 7वां संशोधन कहता है संविधान के अंतर्गत। और ये कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। मतलब कोई एक ही राज्यपाल है और वो 2 राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य कर सकता है। इस बात को 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो 2 चीजें याद रखो। पहले तो भाई कि अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल की व्यवस्था किया गया है, लेकिन 7वें संशोधन के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया गया कि 1956 में जो संशोधन किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति यहां पर की जा सकती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अब देखो भाई, क्योंकि हम लोग राज्यपाल के संदर्भ में चीजों को स्टार्ट करते हैं, राज्यपाल के बारे में कुछ पॉइंट और देखो। आर्टिकल 155, ठीक है, आर्टिकल 155 क्या कहता है, वो कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी। तो भाई राज्यपाल, देखो राष्ट्रपति, जब आप लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, जब प्रेसिडेंट के टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो प्रेसिडेंट के संदर्भ में आपने देखा था कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था, अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा था राज्यों से और संसद से। हम लोग जो निर्वाचित सदस्य थे वो क्या कर रहे थे, राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे थे। आपने डिस्कस किया था, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन वहां पर हो रहा था। लेकिन राज्यपाल का पद भी राष्ट्रपति के समान ही है राज्य में, लेकिन इसका हम लोग निर्वाचन नहीं करते, इसका हम लोग चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि इसकी नियुक्ति होती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ठीक है, जो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं वो स्टेट के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। सामान्य तौर पर इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन चूंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए ये राष्ट्रपति के प्लेजर पर डिपेंडेंट होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और चूंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, इसलिए इनको राष्ट्रपति जब भी चाहे इनके कार्य से वापस इनको बुला सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इनको कार्यकाल की सुरक्षा यहां पर नहीं दी गई है, इनको टेन्योर की सुरक्षा यहां पर नहीं दी गई है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यहां पर ये कार्य कर रहे हैं।
ठीक है। सामान्य तौर पर इनकी कार्यावधि 5 वर्ष की होती है, ये बात यहाँ पर मेंशन है, लेकिन ये बातें भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये आर्टिकल 155 में ये चीजें आपको दी गई है। अच्छा भाई, अब देखो कुछ बातें और समझो। अगर राज्यपाल चाहता है कि भाई मैं अपने काम नहीं करना चाहता हूं, मैं रिजाइन देना चाहता हूं, मैं त्यागपत्र देना चाहता हूं, त्यागपत्र किसको देगा? जिसने उसकी नियुक्ति की, अर्थात ये अपना त्यागपत्र महामहिम को सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं और बताते हैं कि मैं ये कार्य नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये त्यागपत्र किसको दे रहे हैं? राष्ट्रपति को दे रहे हैं। यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो राज्यपाल है उनको शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल की, ठीक है। राज्यपाल को राज्यपाल पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यहां पर आप लोग कंफ्यूजन में आ सकते हो कि हो सकता है आप लोगों को लगे कि राष्ट्रपति दिलाता हो। ध्यान रखना, यहां पर भूमिका आती है हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी भूमिका यहां पर आती है। अगर मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज यहां पर होंगे वो इस भूमिका में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब राज्यपाल को राज्यपाल पद की शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जनरली एस्पिरेंट यहां पर राष्ट्रपति टिक करके आते हैं। मुझे पता है, एकदम मैं गारंटी ले रहा हूं कि मैक्सिमम एस्पिरेंट यहां पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति टिक करके आ जाते हैं। ये काम नहीं करना है, ठीक है। जो चीजें मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूं उसको ध्यान से समझो। अच्छा, ये तो अभी आपने देखा राज्य के संदर्भ में कुछ कॉन्सेप्ट आपने देखा कि राज्य के संदर्भ में राज्यपाल होता है। यूटीज के संदर्भ में क्या होता है, अभी हम लोग उसको आगे डिस्कस भी करेंगे। संविधान का जो भाग 8 है उसको हम डिस्कस भी करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि भाग 8 में क्या चीजें दी गई हैं यूटीज के संदर्भ में। लेकिन समझो, यूटीज के संदर्भ में क्या होता है ना कि दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर यूटीज में संसद ने कोई कानून बना करके इस सिस्टम को लेते आया आर्टिकल 239 ए के अंतर्गत, जैसे दिल्ली या पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, उपराज्यपाल होगा, तो उपराज्यपाल वहां का प्रमुख होता है। लेकिन अगर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया तो अदर यूटीज में क्या होता है, प्रशासक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य कर रहा होता है। ये बातें भी ध्यान रखना। तो यूटीज के संदर्भ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। अभी आपने स्टेट का पूरा कॉन्सेप्ट देखा यहाँ पर, आई होप कोई पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर से और सीधे एमसीक्यू देकर के डिस्कस करेंगे ये पूरा टॉपिक कैसा है। क्लियर हो ना भाई? देखो, मैंने टॉपिक को बहुत क्लियरली समझाया है, प्रयास किया कि आपको टॉपिक का जो संक्षिप्त समरी है वो आपको पहले ही मिल जाए। अब देखो, राज्यपाल, गवर्नर, संविधान का भाग 6, एक्सिक्यूटिव बॉडी है स्टेट का, ठीक है। यहाँ पर आपका आर्टिकल 152 से चीजें स्टार्ट होती हैं। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया यहाँ पर, ठीक है। कुछ बचा ही नहीं। 153 से लेकर के 167 इसके मध्य में जो है आपको राज्यपाल के संदर्भ में, राज्यपाल नहीं मतलब कार्यपालिका के संदर्भ में चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो यहां से हम लोग चीजों को समरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, पहला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया, बहुत ज्यादा हिंदी थी, मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि हम राज्यपालों का इलेक्शन नहीं कराएंगे, बल्कि उसको हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा चुनेंगे। ऐसा क्यों तय किया गया, उसके इलेक्शन को क्यों ड्रॉप कर दिया गया कॉन्सेप्ट को? क्योंकि देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसमें दो वर्ग था। एक वर्ग ये कह रहा था कि नहीं भाई, इनका जो है इलेक्शन होना चाहिए, और दूसरा वर्ग यहाँ पर ये कह रहा था कि नहीं नहीं, इनका इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके मध्य में जो विवाद था, और फाइनली क्या होता है कि इनका इलेक्शन नहीं होता है। कारण क्या है? देखो, 4 स्टेटमेंट दे रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन, अगर हम राज्यपाल का निर्वाचन कराते तो एक दूसरा निर्वाचन का सरदर्द हमारे ऊपर आ जाता। बात मान रहे हो? अभी क्या होता है, अभी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का तो निर्वाचन होता ही है। अब अगर राज्यपाल का भी निर्वाचन कराना पड़ता तो एक दूसरे निर्वाचन का बोझ सर के ऊपर आ जाता। सेकंड पॉइंट समझो भाई, क्या कह रहा है, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ाता, ठीक है, देखेंगे अभी इसको आगे। कह रहा कि निर्वाचित राज्यपाल जो होगा, जो इलेक्टेड राज्यपाल होगा, वो अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। ये सबसे बड़ा दिक्कत था। अगर हम मुख्यमंत्री का भी चुनाव कराते और हम राज्यपाल का भी चुनाव कराते, और राज्यपाल क्या है, संवैधानिक प्रमुख है, राज्य के कार्यकारी प्रमुख है, भाई मुख्यमंत्री से इसका ओहदा तो बड़ा हो गया ना, क्योंकि दोनों तो चुने ही गए हैं। इस वजह से भी एक काम यहां पर ये किया गया कि राज्यपाल का इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। ये बात भी समझना। अच्छा भाई, ठीक है। थर्ड कह रहा है कि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। सही बात है, उनको लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, यहाँ का जो पूरा सिस्टम, उसके अंतर्गत ही चूंकि कार्य कर रहा था। राज्यपाल मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर ही चूंकि कार्य कर रहा है, तो इसको एक थोड़ा सा समझो, इसको थोड़ा पावर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी था।
इसीलिए यहाँ पर ये किया गया कि हमने इसके इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ पर स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, तो बात ध्यान रखना, 3 स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों के सही हो रहे हैं। इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन जो कि समस्या उत्पन्न करता, निर्वाचित राज्यपाल अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, थर्ड कह रहा कि राज्यपाल संसदीय प्रणाली के अधीन ही चूंकि कार्य करना था, इसलिए दूसरे इलेक्शन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। तो 1, 3 और 4 ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो। ठीक है, चलो भाई अब देखो, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं चीजों को समझने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन, आप लोगों को आंसर दिख गया ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? मैंने आप लोगों को डिस्कस कर ही दिया था। मैंने क्या कहा भाई कि आर्टिकल 155 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो राज्यपाल की यहाँ पर नियुक्ति करता है। ठीक है, ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कुछ योग्यताओं की बात कर रहा है, कुछ अर्हताओं की बात कर रहा है राज्यपाल के संदर्भ में। तो अगर आप देखोगे तो संविधान के आर्टिकल नंबर 157 में, ठीक है, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के संदर्भ में कुछ अर्हताएं दी गई, कुछ योग्यताएं दी गई हैं। क्या योग्यताएं हैं भाई, एक बार पहले हम चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं प्रश्न का। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। भाई आप समझो ना, राष्ट्रपति के संदर्भ में तो ये प्रोविजन है ही नहीं। राष्ट्रपति को केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, वो जन्म से हो, प्राकृतिक कॉन्सेप्ट से हो, किसी अन्य प्रकार से उसने नागरिकता भारत की ग्रहण की हो, इससे मैटर नहीं करता, केवल भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, तो चूंकि राष्ट्रपति के संदर्भ में हम इतना कड़ा प्रोविजन नहीं कर रहे हैं, तो राज्यपाल के संदर्भ में क्यों ही करेंगे? तो इस स्टेटमेंट को तो गलत मान लो। पहली बात, यहाँ पर सिंपल सी बात, यहाँ पर एक ये मेंशन है कि जो राज्यपाल हो वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। कैसे है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अच्छा, जैसे ही आप पहले स्टेटमेंट को एलिमिनेट करोगे, देखो आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप पहले आंसर को एलिमिनेट करोगे आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। बट फिर भी अगर बाकी स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये बात सही है, जो राज्यपाल होता है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष यहाँ पर होनी ही चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। उसमें लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा कोई प्रोविजन संविधान में नहीं कहा गया है। ठीक है, तो इस योग्यता को खारिज कर दो। थर्ड कह रहा है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 इस बात को मेंशन करता है कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, 7वें संशोधन के माध्यम से कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आप लोगों का डी विकल्प बहुत ही इजिली यहाँ पर आप लोगों का आंसर आ जा रहा है। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण कराता है? मैंने आप लोगों से कहा, डिस्कस किया था ना, मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था। आर्टिकल नंबर 159, नोट कर लो ये सारे आर्टिकल, जितने आर्टिकल्स बता रहा हूँ आज की क्लास में सब नोट कर लो। आर्टिकल 159 क्या कहता है? वो कहता है कि जो राज्यपाल होगा उसको पद की शपथ ग्रहण कौन कराएगा? राष्ट्रपति नहीं कराएगा महोदय, ध्यान रखिएगा आप लोग। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उसके मुहर से, उसके हस्ताक्षर से इसकी नियुक्ति होती है, लेकिन शपथ ग्रहण का काम करता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इस काम को सुनिश्चित करेंगे कि भाई राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराना है। ठीक है, किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 159 में इस बात को मेंशन किया गया है। ये बात ध्यान रखना, अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो इनके अनुपस्थिति में जो सीनियर मोस्ट जज होगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ पर वो राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दे रहा है, कह रहा है उससे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, सही बात है। सेकंड, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार या पद पर रहते हैं, सही है भाई, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यही तो पूरा कॉन्सेप्ट था। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, सही। आर्टिकल 154 नोट कर लेना, ये आर्टिकल 154 में इस बात का मेंशन है कि जो राज्य की एक्सिक्यूटिव बॉडी का जो हेड होगा, जो प्रमुख होगा, वो राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा। ठीक है, सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। ठीक है, मैंने भी तो आपसे पहले कहा था कि सामान्य तौर पर वो 5 वर्ष के लिए अपने पद पर रहते हैं। तो ये चारों स्टेटमेंट जो गवर्नर के संदर्भ में दिया गया है, ये चारों ही कथन सत्य है। ठीक है, और यही सत्य है, तो इस सत्य को आप मान लो, चारों कथन को सत्य मान लो और यहाँ पर आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है। कह रहा है कि वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है,
सही बात है भाई, हमने इसको डिस्कस किया कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेगा। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सत्य बात है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ठीक बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उससे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं भाई, राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है, जो देश के महामहिम है वो नियुक्ति कर रहे हैं राज्यपाल की, तो राज्य की व्यवस्थापिका उसको नहीं हटा सकती है, इस बारे में तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है, ठीक है। राज्य की व्यवस्थापिका के पास इतनी पावर बिल्कुल नहीं है, उनको केवल और केवल राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही हटा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो डी विकल्प तो यहाँ पर गलत है, डी स्टेटमेंट जो आप लोगों को दिया गया है वो तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि राज्य की व्यवस्थापिका के पास इतनी पावर नहीं है कि प्रेसिडेंट के डिसीजन पर वो प्रश्न चिन्ह लगा दे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। याद करने का तरीका दे रहा हूं, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है भाई, सिंपल सी बात है, जो नियुक्त कर रहा है जिसके प्रसाद पर्यंत काम कर रहे हैं उसी के लिए तो हम उत्तरदायी होंगे। अगर आपकी नियुक्ति कोई व्यक्ति कर रहा है, अगर आपको कोई जॉब दे रहा है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो ना, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन ये भी था, ठीक है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उस टाइम में क्वेश्चन था, हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। भारत में संघ राज्यों यूटीज का प्रशासन कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया था, यूटीज के बारे में ये बात करा। देखो यूटीज के संदर्भ में दो कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों को बताया अभी यार, अगर आर्टिकल 239 ए के अंतर्गत, ठीक है, 239 ए के अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया है कि किसी यूटीज में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, तब तो ठीक है, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी में कर दिया गया, ठीक है, तब तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। लेकिन अगर वहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है तो जो प्रशासक होंगे उनके माध्यम से जो राष्ट्रपति है वो वहां पर प्रशासन कर रहा होता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी राष्ट्रपति के अंतर्गत ही होते हैं, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो किसी भी यूटीज का जो प्रशासन होगा, किसी भी यूटीज का, अगर 239 ए के अंतर्गत शामिल नहीं है तो उसको हटा दीजिए आप लोग, तो वो सब राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो भाई, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसका आंसर भी आप लोग सोचना पहले एक बार, ठीक है। जब एक व्यक्ति को हम 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं तो उसको जो संदेह उपलब्धियां और भत्ते, मतलब जो सैलरी है, जो भत्ते हैं, जो पेंशन, ये सब चीजें कहाँ से मिलेंगी, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। 4 विकल्प दिया गया है, राज्यपाल की व्यक्ति इच्छा अनुसार, भाई राज्यपाल कहते हैं कि ये ठीक है, मुझे 2 राज्यों का राज्यपाल बना रहे हो, 1 करोड़ रुपए मेरी सैलरी तय कर दो, ऐसा होगा क्या, नहीं, राज्यपाल की इच्छा अनुसार क्यों होगा काम, राज्यपाल थोड़ी चीजें डिसाइड करेगा कि अपने संदर्भ में चीजें डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार ये हो सकता है, वह राष्ट्रपति डिसाइड कर दे, और देखते हैं भाई एक बार आगे, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार, गृह मंत्रालय की भूमिका यहाँ पर क्यों आएगी भाई, राज्यपाल के संदर्भ में होम मिनिस्ट्री की भूमिका क्यों आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, इसको एलिमिनेट कर दो। डी कह रहा है इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में बांटा जाता है जैसा राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अवधारित करे, जैसा क्या करे, राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अवधारित करे। अब देखो यहाँ पर दो चीजें समझो, अब अगर इस प्रश्न में अगर आप थोड़ा सा डाउटफुल आओगे तो दो स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज कर सकता है, पहला एक ये बी वाला स्टेटमेंट और चौथा ये डी वाला स्टेटमेंट आप लोगों का दूसरा, ठीक है। दोनों में अगर आप ध्यान दो यहाँ पर तो एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो राज्यपाल की जो उपलब्धियां और जो भत्ते तय करने का काम है ये कौन कर रहा है, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, और देखो यहाँ पर भी कह रहा है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, मतलब बी भी सही हो सकता है। लेकिन यहीं पर एक बात आती है ना, जब भी आप एमसीक्यू के प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हो तो हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो सकता हो कि एक से अधिक ऑप्शन आंसर की तरफ जा रहे हो, लेकिन हमको सबसे बेस्ट विकल्प का चयन करना रहता है। ये बात हम लोग जब आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तब हमें समझाया गया था, हमें बात बहुत क्लियर बोला गया। देखो एमसीक्यू में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, जरूरी नहीं है कि जो आप आंसर सही कर रहे हो उसके अलावा दिए गए सारे आंसर गलत हैं, लेकिन आपको बेस्ट विकल्प का चयन यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इन बेस्ट विकल्प क्या है भाई, अगर 2 राज्यों का राज्यपाल बन रहा है तो दोनों राज्यों के बीच में एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के आदेश अनुसार होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के आदेश अनुसार ही ऐसा होता है, लेकिन राज्यों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डी विकल्प यहाँ पर ज्यादा एक्यूरेट है, डी विकल्प यहाँ पर क्या है, ज्यादा सही है, इसलिए इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, अच्छा ये भी है कि राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कब कर सकता है, ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। 5 स्टेटमेंट दिया गया, 5 ऐसी कंडीशन दी गई है, और पूछा कि इन 5 कंडीशन में से कब कब जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परामर्श से इतर कार्य करेगा, ठीक है, स्वतंत्र कार्य करने के लिए। देखो राज्यपाल के पास 2 प्रकार के विवेकाधिकार पावर दिए गए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, स्क्रूटनी पावर, कुछ तो इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी मतलब इंग्लिश मुझे ध्यान नहीं आ रही अभी, ठीक है। डिस्क्रेशन ऐसे उसका कुछ प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है,
ठीक है। तो संवैधानिक विवेकाधिकार, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल विवेकाधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ इनके पास, राज्यपाल के पास कुछ परिस्थितिजन विशेष अधिकार भी, कुछ सिचुएशनल विशेष अधिकार भी यहाँ पर दिया गया, विवेकाधिकार दिया गया। ठीक है, तो दो प्रकार के विवेकाधिकार है इनके पास। एक तो जो संविधान देता है इनको, जो संवैधानिक विवेकाधिकार है। ठीक है, दूसरा जो परिस्थितिजन या फिर सिचुएशनल विवेकाधिकार है। ठीक है, सिचुएशनल मतलब क्या भाई, मानो इलेक्शन हुआ और कोई भी राजनीतिक पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी सिद्ध नहीं कर पा रही है क्योंकि बहुमत किसी के पास नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो राज्यपाल किसी एक पार्टी को जो समझता है कि भाई ठीक है ये सबसे अच्छी पार्टी है, तो उसको आमंत्रित करते हैं। देखो, अगर बहुमत है किसी राजनीतिक दल के पास तब तो मामला क्लियर है। अगर सिचुएशन ऐसी आ गया, सिचुएशनल परिस्थिति ऐसी आ गई कि बहुमत ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में ये हो सकता है। ठीक है, तो कुछ परिस्थिति जन विशेष अधिकार है और जबकि कुछ संवैधानिक विवेकाधिकार इनके पास दिया गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझना। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए ये राज्यपाल के पास विवेक अधिकार दिया गया है। ठीक है, राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर किसी सरकार को ये बात कह सकता है कि विधानसभा में बहुमत साबित करो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुमत नहीं है। ऐसा हो सकता है। सेकेंड, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। अच्छा ये बताओ, मुख्यमंत्री को अगर बर्खास्त करना होगा तो जाएगा मंत्रिपरिषद से सलाह लेने, मंत्रिपरिषद कभी सलाह देगी उसको ऐसा कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दो? नहीं। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के डिसीजन में राज्यपाल जो है वो अपने विवेक के आधार पर काम करेगा। ठीक है, तो ये बात भी यहां पर सही हो गया भाई। थर्ड देखो, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, यहां पर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है स्टेट में कि अगर राज्यपाल ये बात समझ रहा है कि ये जो मुद्दा है ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो ऐसे मुद्दे के लिए हम लोग किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देना चाहिए, तो ये राष्ट्रपति का आरक्षित कर देता है। अब जब जैसे ही किसी विधेयक को ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करते हैं, उसके बाद राज्यपाल की पावर उस विधेयक के संदर्भ में खत्म हो जाती है। अब राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि उस पर क्या करना है। यहां पर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट और होता है, आर्टिकल 200, ये ध्यान रखना, आर्टिकल अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ये बात कहा गया है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित किया सकता है राज्यपाल के द्वारा। यहां पर एक शर्त यह है कि अगर हाई कोर्ट के पावर में किसी भी प्रकार की कमी की जा रही है, किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, तो वैसे विधेयक को राज्यपाल के लिए कंपल्सरी है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ उसको रखे। मतलब हाई कोर्ट की पावर को विधानसभा विधान परिषद कम नहीं कर सकती है। ठीक है, इस संदर्भ में बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है कि इसके लिए राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी सही है भाई, विवेकाधिकार है राज्यपाल का यहाँ पर। चौथा कह रहा है कि विधायिका के द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। अब देखो, धन विधेयक को छोड़ करके ना राज्यपाल किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और यहाँ पर एक अलग सिचुएशन ये होती है कि अगर किसी विधेयक को राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया, तो जब वापस इसके पास आएगा ना तब इनको साइन करना पड़ेगा, फिर ये इसको रोक नहीं सकते, फिर इनकी मजबूरी है, तब इनको साइन करके परमिशन देना ही होगा। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो धन विधेयक को छोड़ करके किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, इनका विवेक अधिकार है। पांचवा कह रहा है कि हाई कोर्ट का परामर्श मांगने के लिए राष्ट्रपति थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के अंतर्गत परामर्श ले रहे हैं। याद है ना आर्टिकल 143, जब दो कंडीशन में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है, राज्यपाल के पास इस पावर नहीं है, तो ये उच्च न्यायालय से परामर्श नहीं ले सकता है। ठीक है, इस बात को एलिमिनेट कर दो। बाकी जो चारों स्टेटमेंट बचा आप लोगों का, ये चारों क्या है, राज्यपाल के विवेक अधिकार है। विवेक अधिकार दो प्रकार के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल विवेक अधिकार है और सिचुएशनल विवेक अधिकार है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट समझिएगा, दोनों की कुछ बातों को समझना। इसके अलावा कुछ विवेक अधिकार और भी हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है कि नहीं लागू करना है, राज्यपाल डिसाइड करता है। ठीक है, तो क्या हुआ, विवेक अधिकार हो गया यहाँ पर। इसके अलावा अगर मानो कोई राज्यपाल अपने पड़ोसी किसी यूटीज का प्रशासक भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, तो वो अपने विवेक अधिकार पर वहां पे काम करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पे फिर कार्य नहीं कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग यूटी का प्रशासक है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। तो ऐसे कुछ विवेक अधिकार इनके पास यहाँ पर दिए गए। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब देखो भाई, कुछ मैं आप लोगों से अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के अच्छा, राज्यपाल जो है, जो गवर्नर है, वो प्रेसिडेंट के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकल 200। अगर कोई ऐसा विधेयक है जो कि हाई कोर्ट के पावर को कम कर रहा है, तो उस केस में कंपलसरी ही है। बाकी आर्टिकल 200 के अंतर्गत राज्यपाल चाहे तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 200, ये बात याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है? ऑर्डिनेंस मतलब भाई जब दोनों चीजें नहीं सही प्रकार से चल रही हो, जैसे केंद्र में क्या था,
आर्टिकल 123 याद करो। आर्टिकल 123 क्या कहती है कि अगर लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी एक कार्य में नहीं चल रही और कोई बहुत विशेष महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश यहाँ पर जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये ऑर्डिनेंस जो है जैसे ही लोकसभा या राज्यसभा बैठेगी, ठीक है, तो उसके 6 सप्ताह के भीतर उसको पारित कराना जरूरी रहता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर एक शर्त रखी गई है। केंद्र में आर्टिकल 123 है, स्टेट में याद करने का बहुत दिक्कत नहीं है। 123 को 231 कर दो, बस यही याद करना है आपको। अगर आपने केंद्र का ऑर्डिनेंस का पावर याद करके रखा है 123 है, ठीक है, तो राज्य में 231 है, बस नंबर को इधर घुमाना है। ठीक है, 231 है, आपका आंसर यहाँ पर आ गया। क्लियर है ना। अभी हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, ऑर्डिनेंस बिल जारी किया है। आप लोग कमेंट में बताओ वो ऑर्डिनेंस का पूरा नाम क्या है। वो ऑर्डिनेंस बिल है परीक्षा को लेकर के, एग्जाम की शुचिता को मेंटेन करने के लिए, नकल माफियाओं को रोकने के लिए सरकार ने यहाँ पर कानून बनाया है, ऑर्डिनेंस बनाया है अभी। ठीक है, उस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि जो भी मैक्सिमम सजा होगी नकल माफियाओं को वो यहाँ पर दी जाएगी। तो वो क्या ऑर्डिनेंस का पूरा नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, 4 स्टेटमेंट फिर से दिया गया, बड़ा लंबे लंबे स्टेटमेंट यार ये गवर्नर के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। सही बात है भाई, राज्यपाल थोड़ी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कर देंगे। अब समझो क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता भी हूँ, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। हाई कोर्ट के जो जज थे वो क्या कर रहे थे, राज्यपाल को शपथ दिला रहे थे। राज्यपाल जाके थोड़ी हाई कोर्ट के जज को नियुक्ति करेंगे। ठीक है, ये बात डिफरेंस को समझना। दूसरी बात, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में पावर राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ये बात भी हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। सेकंड कह रहा है वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। है क्यों नहीं विधानमंडल का हिस्सा है, आर्टिकल 168 कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड क्या कह रहा है, सॉरी पहला स्टेटमेंट तो सही है ना, मतलब ये तो कह रहा है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, तो ये कथन यहाँ पर सत्य था। सेकंड गलत है। थर्ड कह रहा है कि उन्हें विधान परिषद में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कुछ सदस्यों को, कितने सदस्यों को, तो 1/6 मेंबर, ठीक है, जो विधान परिषद की सदस्य सीमा होती है उसके 1/6 मेंबर को मनोनीत नॉमिनेट करता है कौन, गवर्नर। कहाँ से, तो भाई कुछ क्षेत्र जैसे कि साहित्य, कला, सहकारिता, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से मिलाकर के जो गवर्नर हैं वो 1/6 मेंबर की यहाँ पर नॉमिनेट करते, नॉमिनेशन करते। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। चौथा विकल्प दे रहा है भाई न्यायिक शक्ति है, बहुत सारी न्यायिक शक्ति है। राज्यपाल क्षमा को, मतलब जो कुछ दंड होते हैं उनको क्षमा कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो न्यायिक शक्ति भी इनके पास है, तो चौथा सत्य है। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। और मतलब चौथा गलत है, मैं फिर से कहता हूँ, देखो कंफ्यूजन नहीं करना है। चौथा स्टेटमेंट था उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, ये गलत है भाई, न्यायिक शक्ति होती है। ठीक है, तो चौथा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, पहला और तीसरा यहाँ पर सही है। आप लोगों का आंसर बहुत ही इजीली यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो भाई 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। वह राज्य की विधायिका का अंग है, सही बात है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, नहीं कर सकता, ये तो गलत हो गया। देखो वो उसके पास न्यायिक शक्तियां हैं लेकिन वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास है। किसके पास है, केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय के पास है, राज्यपाल के पास पावर नहीं है। ठीक है, फिर सी कह रहा है वह राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, सही बात है। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, सही बात है, आपातकालीन शक्तियां भी केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, फिर असर्शन रीजन का एक स्टेटमेंट दे रहा है। कथन कह रहा है आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा, कि राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया सकता। ध्यान रखना, यहीं पर आप लोगों को टर्म पकड़ने कह रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी कार्य नहीं, अगर कोई शासकीय कार्य कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं ये, तब तो ठीक है, तब तो मुकदमा नहीं चला सकता। ठीक है, तो पहली बात शासकीय कार्य की बात होगी, ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर। प्लस दूसरी बात, कार्यकाल के दौरान इन पर किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा, क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, लेकिन 2 महीने की नोटिस दे करके हम इनसे ये कह सकते हैं कि हम आपके खिलाफ कोई सिविल केस यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में एक बात ध्यान रखना है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत था। गलत इसलिए था कि किसी भी कार्य के लिए नहीं, केवल ऑफिशियल वर्क के लिए इनको मुकदमा चलाने से मुक्ति दी गई। ठीक है, बाकी अगर कोई व्यक्तिगत स्तर पे कोई काम करते हैं तो 2 महीने का नोटिस देकर के इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत, चूंकि देखो बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है ना राष्ट्रपति और राज्यपाल की पोस्ट। ठीक है, इसलिए इस पोस्ट की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है उन पर महाभियोग, इंपीचमेंट चला सकता है,
और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पदच्युत कर देगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। प्लस राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाता है, ये बात सही है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो गया, आंसर अपने आप ही यहाँ पर आ गया। कथन और कारण में अगर एक स्टेटमेंट गलत हो जाए, इससे अच्छा कंडीशन क्या ही हो सकता है। फिर बस डांस करो आप लोग उठ करके, ठीक है, बल्ले बल्ले करो, आपका आंसर यहाँ पर आ गया। कौन सा कथन सत्य नहीं है, ध्यान समझिएगा। पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से अनुमुक्ति है। सही बात है, शासकीय कार्यों के लिए, ध्यान रखना, ऑफिशियल वर्क्स के लिए इनको विधिक कार्रवाई से अनुमुक्ति दी गई है। सही बात है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। सही बात है भाई, कोर्ट राज्यपाल को विवश थोड़ी कर पाएगा। ठीक है, ये बात भी सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्रवाई लेने के लिए 2 माह की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। सही बात है भाई, अगर कोई सिविल केस करना है, सिविल कार्रवाई करनी है, तो 2 महीने की सूचना यहाँ पर देनी पड़ती है। ये बात भी यहाँ पर सही दिया गया। ठीक है, डी कह रहा है कि मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकार है ना। जो मंत्री जो जो सजेशन देता है ना राष्ट्रपति या राज्यपाल को, इस पर किसी भी कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया संविधान के अंतर्गत। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मंत्री को सजेशन देने से ही डरते यार, सब लोगों की हालत खराब हो जाती कि पता चला कि कोर्ट को केस खोल दे, बैंड बच जाए। ठीक है, तो कोई काम ही ना हो पाए, इसलिए मंत्री जो सजेशन देते हैं उस पर किसी प्रकार की जांच यहाँ पर नहीं की जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। सामूहिक उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होता है। फिर कह रहा है 18वां कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो भाई देखो, राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट चलता है, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी एक कार्रवाई का पूरा सिस्टम दिया गया है, उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी एक सिस्टम दिया गया। राज्यपाल के विरुद्ध ऐसा कोई सिस्टम नहीं, राज्यपाल को राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात सिंपल सी है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल थी। ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कब, कहाँ की थी? संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल थी। इन्हीं का जन्मदिन 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, हालांकि मुझे यार ये बात पता नहीं थी, मुझे इस क्वेश्चन के माध्यम से पता चला कि ऐसा भी हम लोग को ये नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जो कि 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और सरोजनी नायडू जी की स्मृति में किया जाता है। अच्छा चलो, यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि जो सरोजिनी नायडू जी हैं, ठीक है, सरोजिनी नायडू जी को एक नाम दिया गया है, उनका नाम है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया शायद कहा था, भारत कोकिला कहा जाता है। चलो ये बात तो मैंने आपको बता दिया। अभी बताओ, सविनय अवज्ञा मूवमेंट में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, उनमें सरोजिनी नायडू जी की भूमिका क्या थी? ठीक है, इनकी भूमिका क्या थी, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है। ठीक है, इनको भारत कोकिला कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बात मैंने आप लोगों को बता दिया। एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछा उसका आंसर बस दे दो, बाकी आप लोगों की जो पूरी आज की क्लास थी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूँ। चलो इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर और दे रहा हूँ, होमवर्क ही है, इसको भी नोट कर लो और कमेंट सेक्शन में बताओ। जो राज्य की लोक सेवा आयोग होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, अर्थात यूपीपीसीएस आपके संदर्भ में। ठीक है, जो यूपीपीएससी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये यूपीपीएससी है। देखो यूपीपीएससी अलग होती है, यूपीपीसीएस एग्जाम होता है। ठीक है, तो यूपीपीएससी जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है। इस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। क्लास आज की कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग अब प्रीलिम्स फोकस्ड हो रहे हैं। देखो एक बात और समझो, इसके साथ साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। मैं आप सबसे कहूंगा जरूर ज्वाइन करो, जरूर ज्वाइन इस वजह से करो क्योंकि अब इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसमें 10 टेस्ट हमने शामिल किया हुआ है और वो 10 टेस्ट में आपका सीसेट भी कुछ शामिल है और कुछ आप लोगों के यहाँ पर फुल टेस्ट शामिल है। करीब 7 फुल टेस्ट, 2 करंट अफेयर्स के पेपर और एक सीसेट का पेपर। ठीक है, ये 10 पेपर का आप लोगों का पूरा कॉम्बिनेशन है। इसके साथ साथ इसका डिस्कशन भी यहाँ पर होगा, प्लस टेस्ट सीरीज बैच में लोग लगातार जुड़े भी हुए हैं। तो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, रेगुलर साथ में जुड़े रहिए। जो भी समस्या आती है, मैं, निशान सर, पूरी टीम आप लोगों के साथ लगी रहेगी, इस बात के लिए निश्चिंत है। अब हम लोग प्रीलिम्स फोकस्ड हो गए हैं तो एकदम निश्चिंत तौर पर आप लोग शामिल हो। कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका वहाँ पर रिप्लाई आप लोगों को करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।